मैं रजनीश कुमार गुप्ता, प्रवक्ता रसायन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आज वैद्युत प्रतिरोध के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में हम सोचते हैं कि जब हम कोई एक चालक लेते हैं और उस चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो हम देखते हैं कि उसमें धारा का प्रवाह होता है, चाहे वो किसी भी पदार्थ का बना हो। इसकी डिफिनीशन के लिए जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत सेल से जोड़ा जाता है तो चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। चालक अपने गुण के कारण उस विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। इस घटना को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए साइन आर का प्रयोग किया जाता है। चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक में बहने वाली धारा की शक्ति का विरोध करता है। चालक के प्रतिरोध को R = विभवांतर अपान धारा V/I से व्यक्त करते हैं, जहाँ विभवांतर V जो है वो चालक के दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर है। यदि हम चालक के प्रतिरोध को R माने तथा जब उनको विद्युत सेल से जोड़ दिया जाता है और उसमें धारा बहने लगती है और हम उसको अगर I से व्यक्त करते हैं तो R = V/I फार्मूले से उसे व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। इसे साइन से उल्टे U से व्यक्त करते हैं, जिसे हम ओमेगा भी कहते हैं। 1 मेगा ओम = 10⁻⁶ ओम के बराबर होता है तथा 1 माइक्रो ओम = 10⁻⁻6 ओम होता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे R ∝ L, इसका मतलब ये है कि चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी से तात्पर्य यह है कि हम चालक की लंबाई जितनी लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में R ∝ L/A लिखा हुआ है। इससे तात्पर्य यह है कि चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम उसका क्षेत्रफल ज़्यादा लेते हैं तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, और अगर हमें कम प्रतिरोध का चालक लेना है तो हमें चालक का क्षेत्रफल कम लेना होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि चालक का ताप ∝ R होता है, जिससे तात्पर्य ये है कि चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा और ताप कम करने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि चालक के पदार्थ पर। इससे तात्पर्य यह है कि यदि हम समान लंबाई के भिन्न भिन्न पदार्थ लेते हैं तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक, हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और दूसरा, हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने से तात्पर्य यह है कि जब एक प्रतिरोध के पहले बिंदु को दूसरे प्रतिरोध के बिंदु से जोड़ा जाता है एक सीध में रख करके, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए R से व्यक्त किया जाता है तथा इसका सिंबॉलिक साइन दिखाई दे रहा है। यदि हम दो प्रतिरोध लेते हैं तो उस प्रतिरोध को नाम R1 और दूसरे प्रतिरोध का नाम R2 होता है। इन दोनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने पर ये एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब अगर हम इन प्रतिरोधों को सेल से जोड़ते हैं तो इस सेल से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध जो एक प्रतिरोध है उसके एक सिरे को सेल के धनात्मक बिंदु से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे बिंदु को ऋणात्मक सेल से जोड़ते हैं। और इसमें जब हम कुंजी लगी होती है, जब कुंजी को हम हटाते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें आप देख रहे हैं
कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो धन सेल से ऋण सेल की ओर जा रहा है। चूंकि ये प्रतिरोध एक सीध में जुड़े हुए हैं तो जो धारा बिंदु ए से चलती है और वो बिंदु बी से होते हुए निगेटिव सेल तक पहुंचती है, उस धारा का मान I ही होता है। परंतु जो विभवांतर दोनों सेलों को आपस में जोड़ने पर सेल के बीच में जो विभवांतर V उत्पन्न होता है, जब वो विभवांतर V चलता है तो वो एक प्रतिरोध में उसका विभवांतर दूसरा होता है तथा दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर दूसरा होता है। इसका कारण ये है कि ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से एक बिंदु पर जुड़े होते हैं। कनेक्टेड होने के कारण विभवांतर दो भागों में बट जाते हैं। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे चित्र में कि यहाँ पर धारा जो है वो I ही है, परंतु विभवांतर जो है वो V1 और V2 है जो प्रतिरोध R1 के सापेक्ष है। अगर हम इन प्रतिरोधों को योग करते हैं तो R = R1 + R2 होता है। ये हमारा केवल दो प्रतिरोधों के संयोजन के लिए है। यदि हम इसी तरीके से तीन प्रतिरोध लेते हैं और उन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनको सेल से जोड़ते हैं, तब उसकी वैल्यू जो होगी R = R1 + R2 + R3 होगी। इसी तरीके से यदि हम n प्रतिरोध लेते हैं और उन सारे के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो वैल्यू जो होती है वो R = R1 + R2 + R3 + Rn के बराबर होगी। थैंक यू। यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें सिद्ध करो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि तीन प्रतिरोध जिनके नाम क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं, इन प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो हम इन्हें क्रमशः इस तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ दिया गया है। जो R1, R2 और R3 एक सीरीज में जुड़ गए हैं। अब इन प्रतिरोधों को एक बैटरी के सहारे से जोड़ देते हैं, जिसमें प्रतिरोध R1 का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा अंतिम सिरा R3 का बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। इन प्रतिरोधों और बैटरी के बीच में हम एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का काम ये होता है कि जब हम कुंजी को गिराते हैं तो इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो I विद्युत धारा, चूंकि ये सारे प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका मान सभी प्रतिरोधों में सेम होता है। मतलब प्रतिरोध R1 में भी धारा I बह रही होती है, प्रतिरोध R2 में भी धारा I बह रही होती है तथा प्रतिरोध R3 में भी धारा I बह रही होती है। जब इन सेलों के बीच, दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है तो ये विभवांतर जब मूव करता है और बिंदु A पर पहुंचता है और बिंदु A से जब ये आगे बढ़ता है R1 में, तो वहाँ पे विद्युत विभवांतर जो होता है वो V1 में होता है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रतिरोध एक दूसरे से एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं तथा ये प्रतिरोध R2 में V2 होता है तथा प्रतिरोध R3 में ये V3 के बराबर होता है। चूँकि ओम के नियमानुसार विभवांतर V = धारा I और प्रतिरोध R, ये इनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यदि हम प्रतिरोध R1 के लिए एज्यूम करें तो विभवांतर V1 = I × R1 तथा प्रतिरोध R2 के लिए
V2 इजकल टू IR2 तथा अगर हम IR3 प्रतिरोध की बात करें तो उसमें विभवांतर V3 इजकल टू IR3 होगा। अब अगर हम सेलों के सभी विभवांतर के संयोजन की बात करें तो V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के ये बराबर हो जाता है। चूँकि V1 की वैल्यू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के तुल्य होती है और सभी में धारा का वैल्यू जो है वो समान है, इसलिए अगर हम I को कॉमन ले लें तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो वो तुल्य प्रतिरोध R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। इसलिए अगर हम इसको इक्वेशन V इजकल टू IR1 इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को इक्वेशन 2 मानते हैं और दोनों की तुलना करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। इसे अगर हम इन सारे प्रतिरोधों को एक मानें या हम इस तरीके से कहें कि V इजकल टू IR होता है और इसको इक्वेशन अगर हम 3 मानते हैं और इक्वेशन 1 और 3 की तुलना करते हैं, तब भी हम देख सकते हैं कि R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इस तरीके से जो हमारे प्रश्न में लिखा हुआ था कि सिद्ध करो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, तो ये सारे प्रतिरोध जो R1, R2 तथा R3 थे ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे तथा इनका तुल्य प्रतिरोध R था जो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा।